कभी हार मत मानो, क्योंकि महान चीजें समय लेती हैं। संघर्ष जारी रखो, सफलता निश्चित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, रात को 9 बजे, और रिपीट टेलीकास्ट रात को 12 बजे। अवश्य देखिए, उनमें आपको तमाम मुद्दे, अगर आप मिस करते हैं 9 बजे तो 12 बजे जरूर देखेंगे। और आज कौन से मुद्दे आपके लिए हम लेकर आए हैं, एक नजर उस पर महत्वपूर्ण है कि जान लीजिए आज कौन से टॉपिक्स हैं, क्या है मुद्दे। ये लीजिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सड़क पर नमाज का मामला है। अब इसको लेकर क्या गाइडलाइंस हैं और ऐसा क्यों हो रहा है और उसमें क्या बदलाव है, समय की मांग क्या है और क्या ये लोग मानेंगे कि भाई अब नहीं पढ़ना है सब सड़क पर नमाज को। इस पर होगा विश्लेषण खबर के साथ। फिर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी, किसने कह दिया समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी, और गौ माता के लिए क्या टिप्पणी करी अखिलेश यादव ने, इसका भी विश्लेषण करेंगे। विस्तार से आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला और क्यों घिर चुकी है इस बार समाजवादी पार्टी। और फिर बेटी का नाम हिंद कौन से मुस्लिम देश के शीर्ष नेतृत्व ने रखा है, उसके बारे में आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला मुद्दा, बंगाल में भड़की हिंसा, क्या एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है और क्यों बार बार बंगाल में ऐसा हो रहा है, इसका भी विश्लेषण आज आपके लिए देखना बेहद आवश्यक है। चलिए, ये तो तमाम मुद्दे थे जिनके बारे में आज आपसे हम चर्चा करेंगे। आते हैं पहले मुद्दे पर। बात करेंगे सड़कों पर पढ़े जाने वाली नमाज पर लगी रोक के विरोध की। ये कोई पहली बार नहीं है जब हम सड़क पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा हो, ये देख रहे हो। हर शुक्रवार को सड़कों पर यातायात को बाधित कर नमाजी ऐसा जाम होता है, ऐसा जाम कर देते हैं जैसे सड़कों पर नमाज पढ़ना इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। लगातार गलत करते करते गलत करने की ऐसी आदत इन नमाजियों को लगा दी गई थी कि अब जब इन्हें सही बात कही जा रही है तो लगता है सरकार इनका हक छीन रही है। इनको ऐसा प्रतीत होता है, इनके साथ ज्यादती कर रही है, इनको ऐसा लगता है। इनके मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इनको ऐसा लगता है। अब दिल्ली की सड़कों पर नमाज, गुरुग्राम के सार्वजनिक पार्क और सड़क पर नमाज, नोएडा में हर मस्जिद और मजार के आसपास की सड़कों पर नमाज, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी देखो वहीं पर ये कानून को ताक पर रखकर सड़कों पर जो है नमाज अदा करने बैठ जाते हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने और यातायात बाधित होने से एम्बुलेंस रुके, किसी की मौत हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिलचिलाती धूप में सड़क पर नमाज के कारण बच्चों की स्कूल बसें फंस जाती हैं, वो फंस जाएं तो कोई बात नहीं, बच्चे परेशान हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस्लाम के जानकार बताते हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाकर, परेशान करके पढ़ी जाने वाली नमाज कबूल नहीं होती। क्या इनको ये बात नहीं पता है? गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी दिल्ली में सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को रोकने की मांग की है। पिछले साल जब दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे नमाजियों को स्थानीय थाने के एसआई मनोज तोमर ने उठाने की कोशिश की थी तो उल्टा उन्हें ही निलंबित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज मामले पर रोक योगी की जो है सरकार ने पहले से ही लगा रखी है, बावजूद इसके नमाज पढ़ी जाती रही है। मेरठ में एसपी सिटी ने सड़कों के साथ साथ छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। साथ ही निर्देश जारी किया है कि यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त होंगे। इस फैसले का भी मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। विश्व के 57 मुस्लिम देशों में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मुस्लिम देशों में ऐसा करने वालों पर सार्वजनिक असुविधा उत्पन्न करने के कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। यूएई में तो इसके लिए 1000 दिरहम का जुर्माना वसूला जाता है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को अवश्य समझिएगा। अनुमति न दी जाए। वहीं बलिया पुलिस ने भी ये ऐलान कर दिया है कि किसी भी स्थिति से सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी या गुजिया खाना ये सिखाएगा। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। किसी भी हालत में सड़कों पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा, ना ही सड़कों पर नमाज होगी। कहीं भीड़ रहती है 2 बार में हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में भी शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज से हो रही असुविधा को रोकने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र से शिंदे गुट के शिवसेना नेता
संजय निरुपम ने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने से रोका जाए। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें। मैं अब मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें, मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च से ही शुरू होने जा रहे हैं। खिलाफ बने सख्त कानून, ये प्रश्न हमने आपसे पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, तो उत्तर क्या आता है? 98% लोगों ने कहा हां, सड़कों पर नमाज के खिलाफ बने सख्त कानून। 2% इससे असहमत हैं, लेकिन बहुमत, प्रचंड बहुमत इससे, देखिए 2% असहमत और 98% इससे सहमत है। सनातन परंपराओं और यदुवंशी समाज का अपमान करने वाले अखिलेश यादव का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताने वाले अखिलेश यादव को गौशाला और गौमाता से दुर्गंध आती है। क्या यही है कृष्ण के वंशज होने का दावा? क्या यही है यादव समाज की परंपरा? जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गौमाता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उसी धरती पर खुद को कृष्ण वंशी कहने वाले अखिलेश यादव गौ माता का अपमान करने में लगे हुए हैं। ये वही अखिलेश हैं जो कभी रामचरितमानस को जातिवादी बताते हैं, कभी सनातन को मिटाने की बात करते हैं और अब गौ माता के सम्मान पर चोट कर रहे हैं। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, बल्कि सनातन विरोधी मानसिकता का है। क्या अखिलेश यादव अब खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि गौमाता का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रहे? क्या यदुवंशी समाज और हिंदू परंपराओं का अपमान करना ही समाजवादी राजनीति की नई परिभाषा बन गई है? लेकिन याद रखिए, गौमाता का अपमान करने वालों को भारत की जनता कभी माफ नहीं करती। सनातन परंपराओं पर हमला करने वाले कई आए और चले गए, लेकिन सनातन हमेशा अडिग खड़ा रहा है और हमेशा रहेगा। अब जनता जवाब देगी और इस बार जवाब ऐसा होगा कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले इसे पीढ़ियों तक याद रखेंगे। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को अवश्य समझिएगा। हम तो करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस यदुवंशी को गौ माता के गोबर से दुर्गंध नजर आने लगे, उस यदुवंश का विनाश सन्निकट होता है। यदुवंशी गाय और दूध उसका बेजोड़ नाता है, अटूट प्रेम है। और गोपालक वंश अगर इस तरीके की बयानबाजी करे तो आप यह समझिए कि बुद्धि मारी गई है और इनके पुरखे ऊपर बैठ करके रो रहे होंगे कि कैसा कपूत पैदा किया जिसे अपने यदुवंश के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। माने उनके जो पूर्वज हैं भगवान कृष्ण गोपालक थे, इस कारण जो है गोपाल बन गए। भगवान कृष्ण जो है संपूर्ण पृथ्वी में देवताओं के गुरु हैं और संपूर्ण ऋषियों ने यही कहा कि जो ये गौएं हैं इन 33 करोड़ देवताओं की जननी है, तो उनको अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ये कहे वो गलत है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गौमाता में समस्त देवताओं का वास होता है, लेकिन अखिलेश यादव तुष्टीकरण के नायक जो कृष्ण के वंशज का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हीं की परंपरा का अपमान भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव की सनातन विरोधी मानसिकता पर सवाल उठाए। सवाल ये है कि गौमाता का अपमान करने वाले नेता क्या कभी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी कहलाने का हक रखते हैं? अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। गौ पालक कुल में जन्मने के बावजूद श्रीमान अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आ रही है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव कोई अत्तार तो थे नहीं, इत्र का उनका कारोबार था नहीं, बल्कि वह गौसेवक थे। ऐसे गोपालक समाज में जन्मने के बावजूद जिस तरह से गौशाला से दुर्गंध की बात अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कुलद्रोह किया है
कुल को कलंकित करने का कुकर्म किया है, उनको उनका कुल क्षमा नहीं करेगा। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व को बड़ा दुख हुआ। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके। चलिए, खबर आपने देखी। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी आपको बता दें। अखिलेश ने किया है गौ माता का अपमान, ये प्रश्न था। उत्तर क्या है वो भी जान लीजिए। 96% लोगों ने कहा हां, 4% ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि अखिलेश ने किया है गौ माता का अपमान। खबर अब पश्चिम बंगाल से है, जहां बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के कार्यालय यानी कार्यालय सह निवास मजदूर भवन में गोली चलने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। अर्जुन सिंह ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला टीएमसी सरकार द्वारा समर्थित गुंडों और जिहादियों ने पुलिस के संरक्षण में किया। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि स्थानीय पार्षद के बेटे और एनआईए मामलों में आरोपी नमित सिंह के नेतृत्व में गुंडों ने इस घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बीएल नंबर 17 की गली में 2 गोलियां चलाई गई थीं, जबकि मेघना मिल गेट और जगतल बाजार के बीच 5 राउंड फायरिंग की गई। बंगाल में अर्जुन सिंह ने कहा कि टीएमसी सरकार जानबूझकर भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग भी भयभीत हैं और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा ने इस घटना के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले पर सियासी राजदानों का क्या कहना है, जरा वो भी ध्यान से सुनिए। टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, लॉ ऑफ द रूलर एस्टेब्लिश्ड है पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष को एक मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग रैली करने के लिए हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल में। चारों तरफ इन लोगों का हिजीमोनी एस्टेब्लिश करने का विषय है और वही तृणमूल कांग्रेस करते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल का पूरा कानूनी व्यवस्था ध्वस्त हो गया और जब तक तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, जिसका कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर आस्था नहीं है, जिसका पास चुनाव एक कंपल्शन है, चॉइस नहीं, तो उसी स्टेट का हालत ऐसा ही रहेगा। देखिए, अर्जुन सिंह का पीछे आज से तृणमूल नहीं पड़ा हुआ है। जिस समय अर्जुन सिंह पहले बार तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए और बैरकपुर से चुनाव जीत गया, उसी समय तृणमूल कांग्रेस का सरकार ने उसका ऊपर 103 केस थोप दिया था। 3 बार उसका ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जब पार्टी छोड़कर रहे थे तब हमला हुआ, उसका घर पे बोमाबाजी हुआ, उसका बेटा के ऊपर हमला हुआ। तो ऐसे ही चलते आ रहा है और जितना दिन तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे है वो उसी बैरकपुर एरिया का स्थिति। देखिए, बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है। ये अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की एनसीआरबी रिपोर्ट देखेंगे ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश का हालत क्या है और बंगाल का हालत क्या है। तो क्या किया जाएगा, उसका ही रिपोर्ट है, हमने तो नहीं बनाया। तो उन्होंने रिपोर्ट में क्यों लिखा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी गुड इन बंगाल? क्या किया जाएगा? तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी। इतना ही नहीं, आज पश्चिम बंगाल के मालदा में मुसलमानों की भीड़ ने मालदा में सांप्रदायिक हिंसा की, जिसमें जिहादियों की भीड़ ने सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी के साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस खबर को सबसे पहले और सटीकता के साथ सुदर्शन न्यूज ने चलाया और देश की जनता को दिखाया कि बंगाल में ममता राज में जिहादियों का असली चेहरा क्या है। जिहादियों की इस भीड़ ने हिंसा करते हुए नारे लगाए कि एक भी हिंदू को यहां नहीं रहने देंगे। सोचिए, एक भी हिंदू को नहीं रहने देंगे, ये नारे लग रहे हैं। साथ ही ये भीड़ ये भी कह रही है कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस हम पर गोली भी नहीं चला सकती। अब ये सवाल ये है कि आखिर कानून को लेकर इतना आत्मविश्वास इनके अंदर कहां से आ रहा है, अगर जैसा ये कह रहे हैं कि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और यदि ये सत्य है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि ये उन्मादी भीड़ क्या से क्या कर सकती है।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हाल ही में हुई हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। शुक्रवार की नमाज से पहले इकट्ठा हुई उग्र भीड़ ने इलाके में दहशत फैलाई, हिंदू समुदाय के खिलाफ नारेबाजी की और खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती दी। इस उन्मादी भीड़ ने ये तक कहने की हिम्मत दिखाई कि किसी भी हिंदू को यहाँ नहीं रहने देंगे और पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारा सवाल है कि क्या ममता सरकार और बंगाल पुलिस सो रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की लाचार प्रशासनिक नीति और वोट बैंक की राजनीति का ही परिणाम है कि राज्य में ऐसी कट्टरपंथी ताकतें बेखौफ होकर सांप्रदायिक नफरत फैला रही हैं। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, जबकि उग्र भीड़ सरेआम गुंडागर्दी कर रही थी। सवाल उठता है कि अगर यही हिंसा किसी और समुदाय के खिलाफ होती तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती? जिस तरह से इस हिंसक भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया, वो ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में शासन भीड़ तंत्र के आगे झुक गया है। लोकतंत्र में किसी भी समुदाय या समूह को यह अधिकार नहीं है कि वो खुलेआम दूसरे समुदाय को धमकाए, लेकिन ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया। राज्य सरकार की चुप्पी इस ओर इशारा करती है कि प्रशासन जानबूझकर इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहा है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार केवल वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त है? अगर सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो क्या ये संदेश जाएगा कि राज्य में अराजकता ही शासन का स्वरूप मान लिया गया है। अगर ममता सरकार अपने संवैधानिक दायित्व को निभाने में असफल रहती है तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप कर राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। इस तरह की कट्टरपंथी और हिंसक भीड़ को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा बंगाल अराजकता के रास्ते पर चला जाएगा। लोकतंत्र में हिंसा और धमकी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर सरकार समय रहते नहीं जागी तो ये आग पूरे राज्य में फैल सकती है। सरकार को अब तय करना होगा, भीड़ तंत्र को बढ़ावा देना है या कानून का राज स्थापित करना है। ये बड़ा प्रश्न पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कि आखिर कैसे ऐसी भीड़ को खुली छूट दे रखी है जो कुछ भी कहती है और कुछ भी करने की क्षमता रखती है, किसका संरक्षण है, साफ साफ बताया जाना चाहिए। चलिए, इस खबर को हमने आपको समझाया और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। बंगाल में मुस्लिम भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रही ममता सरकार 96%, 96% लोगों ने कहा हां, केवल 4% ने कहा ना। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद की नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से ही दवाएं खरीदेंगे। सोचिए, सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही लोक परचेज की जो है वो की जा सकेगी। लोकल परचेज जिसमें कहते हैं उसको, लोकली आप दवा को खरीद पाएगी ये संस्थानें जो भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस फैसले से सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में पारदर्शिता आएगी और मरीजों को किफायती किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने 6 सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जल्द ही अन्य सरकारी अस्पतालों में भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों से अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी सस्ती दवाएं मिलेंगी। 6 मार्च 2025 को दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने सभी चिकित्सा अधीक्षकों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सरकारी अस्पतालों की दवा खरीद नीति की समीक्षा की। इस बैठक में तय किया गया कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों को अब दवाओं की खरीद प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ही करनी होगी। इसके लिए सरकार फार्मास्यूटिकल विभाग के एक अधिकृत चैनल पार्टनर के साथ समझौता ज्ञापन करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इससे दवा खरीद की प्रक्रिया सुचारू होगी और सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। अब आपको बताते हैं कि सरकार क्यों कर रही है ये बदलाव, ये चेंजेस क्यों। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में लोकल परचेजिंग के नाम पर कई अनियमितताएं की शिकायतें जो है वो मिली थी। लोकल परचेजिंग यानी कि आसपास से दवा को खरीदना, ठीक है। अब जन औषधि केंद्रों पर दवाएं बाजार मूल्य से 50 से 90% तक सस्ती हैं, यानी आधे से लेकर 90% दाम, यानी कि आधा। अगर 100 रुपए की दवाई वहां पर तो या तो 50 रुपए की मिलेगी या केवल 10 रुपए की दवा मिलेगी। तो इतना फर्क है तो लोगों को राहत होगा ना। सरकारी खर्च को कम करने और जनता को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब बात करते हैं कि जन औषधि केंद्रों से दवा खरीद के फायदे क्या होंगे।
देखिए, पहला तो मरीजों को सस्ती और अच्छी दवाएं मिलेंगी। जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं, यानी कि जो जेनेरिक दवा है जिसमें सॉल्ट होता है, आप देखिए, आप महंगी दवाई खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसका सॉल्ट पता होना चाहिए, तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, यानी कि उसमें भी वही तत्व हैं, वही सॉल्ट है जिसको आप जेनेरिक दवाओं की श्रेणी में जो है वो ले सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं बाजार से काफी सस्ती मिलती हैं। लोकल परचेज की अनियमितताओं पर रोक लगेगी। अब दवा खरीद सीधे अधिकृत स्रोतों से होगी, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। सरकार के पैसे की बचत होगी, सेविंग्स होगी सरकार की। सरकारी अस्पतालों में महंगी दवाएं खरीदने के बजाय सस्ती जेनेरिक दवाइयों का जो है उपयोग किया जाएगा। जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा। इससे दिल्ली के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खुलेंगे, जिससे आम जनता को भी सस्ती दवाएं मिलेंगी। केवल अस्पताल को नहीं, कोई बाहर से भी कोई आए अगर उसको दवा खरीदनी है तो उसको जन औषधि केंद्र में, जो कि 50 से 90% जो कम रेट होता है, उसका लाभ उसको भी मिलने वाला है। तो ये फायदा होगा। तो दिल्ली की खबर में असर ये है कि भाई सरकारी दवाओं में जन औषधि केंद्र जो है अगर वहां उसका उपलब्ध होगा, वहां से सोर्सिंग की जाएगी तो फिर लाभ ही लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हाल ही में परिसीमन और 3 भाषा नीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां सीएम योगी ने स्टालिन पर क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया, वहीं स्टालिन ने इसे भाजपा की घबराहट करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिसीमन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का रुख साफ है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है जो मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपनाया जा रहा है। परिसीमन से जुड़ी चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं और इस पर भाजपा का रुख स्पष्ट है। ये प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होगी और इसका उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में संसदीय प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। स्टालिन इसे तमिलनाडु के खिलाफ एक साजिश के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि परिसीमन देश की लोकतांत्रिक संरचना को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम है। अब 3 भाषा नीति पर भी सीएम योगी ने स्टालिन को जवाब देते हुए कहा कि भाषा को जो है लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि विभाजित करने का। उन्होंने तमिल भाषा की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा कि इसे भारत की सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा माना जाना चाहिए, ना कि अलगाव का साधन। योगी आदित्यनाथ का यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु की 2 भाषा नीति, तमिल और अंग्रेजी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के क्रियान्वयन में एक बाधा बनी हुई है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाया, और इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो भी आपको बता देते हैं। स्टालिन की प्रतिक्रिया ब्लैक कॉमेडी है क्या? 97% लोगों ने कहा हां, केवल 3% लोगों ने कहा ना। चलिए, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।